नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। देवभूमि की तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए सरकार ने बनाया है नया फ्रेमवर्क। मदरसा बोर्ड बंद होने पर छोटे मदरसों पर अब गाज गिरेगी, क्योंकि उत्तराखंड में 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने राज्य में मदरसा बोर्ड को बंद कर सभी अल्पसंख्यकों के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकार अधिनियम बना दिया है, जिसमें मुस्लिमों के अलावा सिख, ईसाई, बौद्ध और सभी अल्पसंख्यकों के लिए अपने शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता लेने का अधिकार होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 1 जुलाई के बाद जो मदरसे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से मान्यता लेकर चल रहे हैं, उनका क्या होगा। इस बारे में अल्पसंख्यक सचिव पराग मधुकर धकाते ने बताया है कि उत्तराखंड में 452 ऐसे मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त किए हुए हैं। मदरसा बोर्ड समाप्त होने के बाद इन मदरसों को दोबारा अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकार प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। वहीं मदरसा संचालकों का यह भी कहना है कि सरकार को मदरसा बोर्ड बंद करने से पहले मदरसों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं और उनके पास इतनी जमीन नहीं है कि वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मानकों पर खरा उतर सके। ऐसे में सरकार एक तरफ क्वालिटी एजुकेशन देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे छोटे छोटे मदरसों का क्या होगा। मदरसा बोर्ड में तो मान्यता लेकर इसको चलाया जा रहा है, लेकिन अब बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मानक पूरी करने उनके लिए आसान नहीं है। मदरसा बोर्ड नहीं रहेगा तो उसके लिए जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है या बोर्ड है, उसके ज़रिए तमाम मदारिस का, तमाम मदरसों का सिलेबस भी बनाया जाएगा और उसके अंदर उसका रजिस्ट्रेशन भी होगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद प्राधिकरण में भी रजिस्ट्रेशन होगा, तब ये मदरसे चल पाएंगे। उनके मानकों के हिसाब से जो बड़े मदरसे हैं वो तो शायद उनको तो मान्यता मिल जाए, मगर जो छोटे मदरसे चल रहे हैं और जो एक तरह से जो यहाँ पर जो एलिमेंट्री एजुकेशन थी, उसकी बैकबोन थी, उसको अगर मानकों के हिसाब से देखेंगे तो उनको मान्यता नहीं मिलेगी। पहले तो इन्होंने मदरसों को इसलिए मुख्तलिफ नोटिस दिए कि भाई मदरसा बोर्ड से एफिलिएशन कराओ। जब हमने अपील कर दी मदरसों से कि भाई सब लोग ठीक है, सरकार की बात माननी चाहिए, एफिलिएशन कराओ, तो अब इन्होंने वो एफिलिएशन के लिए तकरीबन हज़ारों एप्लीकेशनें मदरसा बोर्ड के लिए जुड़ने के लिए तैयार है। लोग मदरसा बोर्ड से मान्यता लेने के लिए तैयार हैं। वहाँ लोगों ने पैसे खर्च किए और वहाँ गए, और 400-500 मदरसों की है भी, और उसके अलावा भी हज़ारों मदरसों ने एप्लीकेशन दी और तैयार हुए। अब इन्होंने वो बोर्ड ही ख़त्म कर दिया। इस बात से मालूम होता है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। नियमावली के अंतर्गत मुख्य रूप से जो हमारे मदरसे हैं, 452 मदरसे पंजीकृत मदरसे हैं, इनको पुनः रजिस्टर करना पड़ेगा। वहाँ पे नियमावली बनाने की कार्रवाई प्रगति पर है यहाँ पे। लेकिन इसके स्टेज 1 ही है कि स्टेज 1 में उत्तराखंड बोर्ड से संबद्धता लेनी है वहाँ पे, और स्टेज 2 में जो है आपको मुख्य रूप से जो हमारी जो नया एक्ट बना है उसके अंतर्गत जो मान्यता है वो उसके अंतर्गत लेनी है। तो ये दोनों स्टेज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसमें मुख्य रूप से क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन है और क्वालिटी ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए जो भी मानक होंगे वो मुख्य रूप से उत्तराखंड बोर्ड के जो मानक है उसके मानकों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। और जो मान्यता के मानक है वो हमारे जो नए रूल्स बनेंगे उस रूल्स के अंतर्गत। अधिक जानकारी के साथ हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर मदरसा बोर्ड बंद हो जाएगा तो मदरसों का क्या होगा। निश्चित रूप से देखिए, मदरसा बोर्ड जहां तक बात है, ये अधिनियम जो है इसलिए भी लाना पड़ा, अल्पसंख्यक बोर्ड का जो है अधिनियम इसलिए भी लाना पड़ा सरकार को, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर मदरसे तो संचालित हो रहे थे, लेकिन वहां पर दूसरे धर्मों के जो बच्चे हैं अल्पसंख्यक, वो वहां पर पढ़ रहे थे। तो ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने आ रही थी, क्योंकि फिर उनको शिक्षा जो है उर्दू की दी जा रही थी, मदरसे बोर्ड के हिसाब से उनको शिक्षा दी जा रही थी। तो सरकार ने इस पर एक फैसला लिया, और ऐसे में जो है सरकार ने ये कहा है कि अल्पसंख्यक बोर्ड के माध्यम से जो है अब सभी मदरसों को जो
मान्यता है वो लेनी होगी। अगर तकरीबन उत्तराखंड में 400 से अधिक मदरसे हैं, ऐसे में 400 से अधिक मदरसों को जो है दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अब अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अंतर्गत। तो ऐसे में जो दूसरे धर्मों के बच्चे हैं, चाहे बौद्ध, सिख, ईसाई की बात कर ली जाए, तो वो भी अब जो है साथ में बैठकर पढ़ सकते हैं और उनको उत्तराखंड बोर्ड से, यानी कि जो उत्तराखंड का एनसीईआरटी बोर्ड है, उससे भी मान्यता लेनी पड़ेगी। ऐसे में जो सभी बच्चे हैं उनको समान शिक्षा का अधिकार मिलेगा, इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। जहां तक इनके बंद का सवाल है, तो इनके बंद के लिए सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जो मानक तय किए जाएंगे उन मानकों के आधार पर ही जो है रजिस्ट्रेशन उनका किया जाएगा। अगर मानक के आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है मदरसे बंद होंगे, क्योंकि शिक्षा के अधिकार के नियम के तहत सभी को शिक्षा का अधिकार है। और ऐसे में जो है एक जो बड़ा कदम है ये उत्तराखंड सरकार ने उठाया और इसी के तहत 1 जुलाई 2026 से जो मदरसे हैं वो पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि उन्हें भंग कर दिया जाएगा और इसके बाद जो है उनका जो परिवर्तन किया जाएगा वो प्राधिकरण के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है हिमांशु, लेकिन अगर हम बात कर ले, क्योंकि यहाँ पे 452 मदरसों की बात हो रही है और जैसे कि ये कहा जा रहा है कि जुलाई के बाद इन मदरसों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, तो 452 मदरसों का भविष्य जुलाई के बाद क्या होगा? क्या छोटे मदरसे इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? देखिए, जहां तक बंद का सवाल है तो सरकार ने ऐसा नहीं कहा है कि सभी मदरसे बंद हो जाएंगे। सरकार ने एक ऑप्शन जरूर रखा है कि आप जो हमने प्राधिकरण बनाया है उसके अंतर्गत आप आइए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। जो मानक तय किए जाएंगे उन मानकों पर अगर आपका मदरसा या जो बोर्ड है उसके मानकों पर खड़ा उतरता है तो ऐसे में उनको रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। हालांकि कुछ ऐसे मदरसे हैं जो अवैध तरीके से भी चलाए जा रहे थे, तो ऐसे में ये सख्ती जो है इनके खिलाफ भी है कि प्रदेश में जो है अवैध मदरसे ना चलें और शिक्षा के समान अधिकार के तहत ही जो चाहे सिख धर्म का हो, बौद्ध धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, इनको पढ़ने की भी जो है एक बोर्ड के गठन करके इनको एक बोर्ड के अंतर्गत लाया जाए। तो ये सरकार ने एक नियम बनाया है और नियम जब बनते हैं तो सरकार किसी पर थोपती नहीं है। सबसे बड़ी बात है नियम जब बने हैं तो विधानसभा से भी पारित हुआ है, राज्यपाल ने भी इस चीज की मंजूरी दी है, तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं उन लोगों के भविष्य के लिए भी सुरक्षित है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में बात की जाती है कि मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी, मदरसों में कुछ अन्य कार्य किए जाएंगे, गीता पढ़ाई जाएगी, तो ऐसे में जब पढ़ाई जाएगी तो फिर सभी को पढ़ाई जाएगी, ये किसी एक पर थोपी नहीं जा सकती। तो इसलिए सरकार ने इस बोर्ड का गठन किया है और इस बोर्ड के गठन के अंतर्गत सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि आप आइए और रजिस्ट्रेशन जो है उसको करवाइए। जब रजिस्ट्रेशन होगा आपके मानक होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको। ठीक है हिमांशु, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पूर्व विधायक चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह से जुड़े मामले में देहरादून आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि जिस गाड़ी पर सवाल उठ रहा है उस पर कुल 28 चालान दर्ज मिले हैं। इनमें केवल 4 चालान उत्तराखंड के हैं, जबकि बाकी दिल्ली, गुरुग्राम और गाजियाबाद के हैं। आरटीओ के अनुसार विभाग पहले भी ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करता रहा है जिन पर चालानों की संख्या अधिक हो। हाल ही में एक वाहन पर 42 चालान तक पाए गए हैं, जिसके मालिक को नोटिस देकर कार्रवाई की गई है और कहा यह जा रहा है कि अगर इस वाहन पर भी चालान अधिक है तो नोटिस भेजा जाएगा। चालान अधिकतर ओवर स्पीडिंग के हैं। अगर वाहन मालिक ये बताते हैं कि गाड़ी अलग अलग ड्राइवर चला रहे थे तो संबंधित ड्राइवरों पर जुर्माना किया जाएगा। तो देहरादून पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मैं तो यही रहती हूँ, मैं तो इस क्वार्टर में रहती हूँ। हाँ सब बढ़िया। अरे चलो यार, चलिए आ रही सर, थोड़ा बहुत चलिए आए। बसें थोड़ी बाहर से चलती ना, प्राइवेट बसें तो यहाँ तो खाली पड़ गई है। प्राइवेट बसें सारी बाहर से चलती है ना, तो यहाँ सवारी आती है खाली रहता है। चलो चलो चलो
चलते रहो यार, वो तो लाइट नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आईएसबीटी पहुंचे। यहां पर यात्रियों से उन्होंने मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुनते हुए भी मुख्यमंत्री धामी जो है नजर आ रहे हैं। ठीक है कैमरा पीछे का ना प्रणाम भी करने लगे, मैंने कहा प्रणाम तो करने नहीं दीजिए मुझे। अरे कोई बात, आपका काम है, आपका काम है, मानता हूँ, बुरा मन मानिए प्लीज। अरे कोई बात सब ठीक है। और क्या होना चाहिए यहाँ पे? अभी मैंने खुद ही जो है वहाँ सफाई अभियान शुरू कर दिया। हम लोग सब लोगों को मिलकर हमें मुझे करना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे जैसे खुद करना चाहिए, वॉलंटरी सर्विस मतलब अगर हम खुद सुधर जाएं, काफ़ी सफाई हम खुद करने लगे तो थोड़ा रोड भी लगा दीजिए कि यहाँ कचरा न डालें, साफ सफाई करें। खुद वगैरह वो वाले ज़्यादा होता रहे। रेलवे स्टेशन सफाई करना गंदा करना हमारा काम है, चलो उनका काम सिर्फ सफाई करना ही, आगे नहीं। चलो आज इस तरह का कुछ अवेयरनेस अरे एक साथ कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे यार। देखिए बिल्कुल तस्वीरों में लाइव देख रहे हैं। आईएसबीटी पहले पहुंचे, मुख्यमंत्री ने झाड़ू लगाकर लोगों को संदेश दिया कि साफ सफाई का ध्यान रखें। यहाँ किस तरह से पूरा आईएसबीटी का संचालन हो रहा है, बसों के संचालन से लेकर तमाम चीज़ों पर। मुख्यमंत्री जी जी यूपी पर आप लाइव हैं इस वक्त, क्या संदेश देंगे? आपने आते ही झाड़ू लगाया और तमाम लोगों को, यात्रियों से बातचीत भी की है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के आईएसबीटी पहुंचे। यहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की और आईएसबीटी पहुंचते ही सबसे पहले मुख्यमंत्री यात्रियों से बातचीत करते हुए नजर आए और उन्होंने यात्रियों से पूछा भी कि यात्रा में कोई दिक्कत तो नहीं है, बसें समय पर मिल रही है। इसके बाद वो सफाई कर्मियों से बातचीत करते हुए नजर आए और खुद सफाई करते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आए। तो देखिए अभी मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री। सुरक्षा व्यवस्था और टिकट काउंटर की बारीकी से जांच की। तो वहीं पूर्व विधायक चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह से जुड़े मामले में देहरादून आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि जिस गाड़ी पर सवाल उठाए जा रहे थे उस पर कुल 28 चालान दर्ज मिले हैं। इनमें केवल 4 चालान उत्तराखंड के हैं, जबकि बाकी दिल्ली, गुरुग्राम और गाजियाबाद के हैं। आरटीओ के अनुसार विभाग पहले भी ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करता रहा है जिन पर चालानों की संख्या सबसे अधिक है। हाल ही में एक वाहन पर 42 चालान पाए गए, जिसके मालिक को नोटिस देकर कार्रवाई की गई है और यह भी कहा गया कि अगर इस वाहन पर और अधिक चालान है तो नोटिस भी भेजा जाएगा। चालान अधिकतर ओवर स्पीडिंग के हैं। अगर वाहन मालिक ये बताते हैं कि गाड़ी अलग अलग ड्राइवर चला रहे हैं तो संबंधित ड्राइवरों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि चालान बढ़ने पर जुर्माना भी बढ़ जाता है और लाइसेंस 3 महीने तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। वाहन मालिक के स्पष्टीकरण देने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियां जो इन्वॉल्व थी इसमें, जो एक गाड़ी है उसके जो 28 चालान जो है उत्तराखंड के, इसमें सिर्फ 4 चालान है, बाकी अन्य शहरों के हैं, दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद के। हमारे यहाँ के जो भी
एक्स्ट्रा चालान में कार्रवाई की जाती है। अभी हमने पीछे भी एक अभियान चलाया था, जिनके 3 या 3 से ज़्यादा चालान हैं, हमने उनको नोटिस दिए थे। तो उसमें एक व्यक्ति के 42 चालान थे, हमने उस पे भी हमने नोटिस दिया था। वो आए, अपना कंपाउंड करवा के गए। तो ऐसे ही अगर इस गाड़ी में भी ज़्यादा चालान है तो हाँ, नोटिस दिया जाएगा। ओवर स्पीडिंग के चालान है, अगर ओनर ये स्पेसिफाई करते हैं कि हमारा एक ही ड्राइवर नहीं चला रहा था, तो उस पे जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि डबल जब चालान हो जाते हैं तो जुर्माना बढ़ जाता है और लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड होता है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिया है कि पिछले 3 सालों में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच की जाए। इस कदम पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सिर्फ 3 साल की जांच पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि अगर सरकार सच में पारदर्शिता चाहती है तो पिछले 15 सालों में बने सभी स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की व्यापक जांच कराई जाए, ताकि ये सामने आ सके कि किसने फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवाकर गरीबों और पात्र लोगों के अधिकारों पर कब्जा किया है। साथ ही गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में लोगों ने गलत तरीके से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद राज्य सरकार की है, जिसने नियमों में ढील देकर इस स्थिति को जन्म दिया। सरकार से तय नियमों की अनदेखी कर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर उत्तराखंड के नागरिकों के हकों पर डाका डालने का काम किया गया। हम बहुत समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि ये काम रुकना चाहिए और इस पर जांच होनी चाहिए। अब आपके द्वारा मुझे पता चला है कि मुख्यमंत्री ने इस पर जांच के आदेश किए हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी वो बात मुख्यमंत्री को पुख्ता लगी और उसके पुख्ता प्रमाण है कि लोगों ने गलत किया है। सबसे पहले तो ये सरकार दोषी है कि जिस सरकार ने नियमों में ढील देकर इस प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाने का रास्ता प्रशस्त किया, मार्ग प्रशस्त किया। नैनीताल जिले के बेलपड़ाव चौकी में हुई भीड़ उपद्रव और तोड़फोड़ मामले में चौकी प्रभारी पर गंभीर लापरवाही साबित होने के बाद एसएसपी नैनीताल ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बता दें कि 23 अक्टूबर 2025 को बेलपड़ाव पुलिस चौकी में अचानक भीड़ ने धावा बोल दिया। भीड़ ने चौकी परिसर में घुसकर उपद्रव किया और वहां खड़े वाहनों को भी तोड़फोड़ की। पूरे घटनाक्रम में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक फिरोज आलम पर आरोप था कि उन्होंने ना तो समय पर प्रभावी कदम उठाए और ना ही कानून व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की। आरोप यह भी है कि उपद्रव के दौरान वह मूक दर्शक बने रहे। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नैनीताल ने मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई। जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि चौकी प्रभारी ने अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं किया। तो देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। अनुरोध किया कि सभी लोग अपने अपने विभागों को जो भी उनके अंडर में आने वाली चीज़ें हैं उन सभी को स्वच्छ रखें और यहाँ भी आज स्वच्छता का अभियान हमने प्रारंभ कर दिया है। पूरे राज्य भर के अंदर ऐसे अभियान चलाए जाएंगे और सभी को कहा गया है कि स्वच्छता हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। सर, स्थायी निवास प्रमाण पत्र पिछले 2 से 3 सालों में जो बने हैं उनके आपने जांच के निर्देश दिए हैं कि इनकी जांच की जाए। किस तरीके से इस फैसले को आप देख रहे हैं? देखिए, बड़े पैमाने पर ये सूचनाएं आ रही हैं कि कहीं ना कहीं इनको बनाने में कुछ गड़बड़ियां आई हैं। जो लोग पात्र नहीं हैं उनको भी पात्रता की श्रेणी में लाया गया है, जिसके कारण से गलत तरीके से राशन कार्ड बन गए हैं, बिजली के कनेक्शन दे दिए गए हैं, आधार कार्ड बन गए हैं, अन्य सुविधाएं जो पहचान पत्र दे दिए गए हैं। तो वो सभी जांच के दायरे में आएंगे और उस पर हमने कहा है कि कड़ाई से उसका पालन हो। कुछ जगह पर ये भी शिकायत आ रही है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए अनेक स्थान ऐसे हैं जो हमारे जैसे जनपद उधम सिंह नगर, जनपद चंपावत, नैनीताल का एक बड़ा भूभाग जो हमारा हल्द्वानी के आसपास का है, हरिद्वारपुरा और देहरादून के अनेक स्थान, पौड़ी जनपद का कोटद्वार और उसके आसपास का क्षेत्र। तो यहाँ पर 2-2 स्थानों पर लोगों के वोटर आईडी हैं, अलग अलग वोटर आईडी बने हुए हैं। इसके सत्यापन का काम भी यहाँ पर चलाया जाएगा। जो डेमोग्राफी में चेंज आया है, जो बड़े पैमाने पर जो है डेमोग्राफी में परिवर्तन देखा गया है, वो हमारे राज्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसको हम लोग सख्ती से जो है यहाँ पर प्रशासन काम करेगा और जिन लोगों ने भी
इन अपात्र लोगों को पात्रता की श्रेणी में लाया गया है, जिनके द्वारा उन पर भी जांच शुरू होगी और उस पर भी जो है काम आगे बढ़ेगा। सर, लगता है कि SIR अगर उत्तराखंड में होता है तो जो वोटर आइडियाँ भी बनी है उससे भी कुछ हद तक जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रकार की चीज़ें पहले से ही आ रही थी, इसलिए उस पर यहाँ पर काम होना ही चाहिए। ये जरूरी है, एक साफ स्वच्छ जो है लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, सितारगंज से आपको खबर बता देते हैं। सितारगंज में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी बाल संरक्षण आयोग के सदस्य सुमन राय के निवास पर अचानक से पहुंच गया और उनका हाल चाल जाना। बता दें कि सुमन राय का परिवार दशकों से बीजेपी में तमाम पदों पर रहकर सेवा करता आया है। पूर्व सीएम भगत सिंह से उनके पुराने राजनीतिक और पारिवारिक संबंध रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी ने बताया कि राय परिवार से हमारे बहुत पुराने पारिवारिक संबंध हैं और कहा कि मैं पार्टी के लोगों से समय समय पर मिलता रहता हूँ। साथ ही उन्होंने बिहार चुनाव पर मोदी मैजिक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु बताया। कार्यक्रम में टनकपुर गया था, प्राकृतिक चिकित्सा पर कोई कार्यक्रम और उसके बाद स्वाभाविक है कि हमारे कार्यकर्ता है, भले ही मैं राजनीति से अपने को विरक्त मानता हूँ, परंतु मैं अपने कार्यकर्ताओं के प्रति उतना ही अनुराग रखता हूँ जितना पहले रखा था और कार्यकर्ताओं का पहले से अनुराग ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए जगह जगह जाता हूँ, कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ, कोशिश करता हूँ परिवार में जाऊँ। तो हम एक पारिवारिक भाव से राजनीति के काम किए हैं, तो पारिवारिक भाव हमारे परमानेंट है। परमानेंट माने इस जन्म में भी अगले जन्म में। आज माननीय कोश्यारी जी हमारे आवास पे आए, हम लोगों को बड़ा खुशी की बात हुई कि वो अचानक आ गए हमारे यहाँ। हमें कुछ पहले से कोई सूचना ही नहीं था। ये हमारे बहुत पुराने मिलने वाले हैं। हमारे स्वर्गीय सीताराम राय जी के साथ मिलके ये लोग सब लोग काम करते थे। उसी समय से हम लोगों का पारिवारिक संबंध है और आते जाते हम लोगों के आवास पे आते हैं। मुझे बड़ा प्रसन्नता होती है कि देख के कि हमारे परिवार में आ गए। हर सुख दुख के साथ ही रहते हैं। कोई भी समस्या का हो बड़े अच्छे से सुनते और निवारण कर देते हैं। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसको लेकर देहरादून में एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच के सिलसिले में यूपी एटीएस अगर देहरादून पुलिस से संपर्क करती है तो वह बिल्कुल तैयार है। जिले में हाई अलर्ट के साथ ही वह सभी कदम उठाए जा रहे हैं जिससे सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। संदिग्ध गतिविधियों की जांच के लिए औचक कार्रवाई भी यहां पे की जा रही है। इसके तहत शहर केमिकल विक्रेताओं के रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। साथ ही पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त करने वालों के लिए दिशा निर्देश बनाने के आदेश दिए गए और कहा कि अलर्ट के बाद से बाहरी छात्रों का सत्यापन और निगरानी यहां पे की जाएगी। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है तो फौरन एक्शन लेने का आदेश भी यहां पे दिया गया है। हालांकि एसएसपी ने बताया कि अभी तक ब्लास्ट के सिलसिले में यूपी एटीएस ने देहरादून पुलिस से संपर्क नहीं किया है। हमारे फॉरेन के जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर अध्ययनरत हैं। खासकर हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, नाइजीरिया के भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं। तो सभी का डेटा लगातार हम मेंटेन भी रखते हैं। कौन छात्र यहाँ पढ़ रहा है, उसका वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है, ये तो फॉरेन स्टूडेंट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं। साथ ही साथ जैसा अभी आपने पूछा कि कश्मीर के बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अध्ययनरत हैं, तो 900 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर अध्ययनरत। एक एक का डेटा यहाँ पर जितने भी हमारे स्टेट्स के बाहर के खासकर सेंसिटिव स्टेट से कहीं कोई बात आती है तो उसको देखते हुए मॉनिटर करते हैं और विदेशों के नागरिक भी जो यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी मॉनिटर करते हैं। तो वो सारी मॉनिटरिंग हमारे खुफिया विभाग द्वारा की जाती है। देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मचाएगा, चल लौटेंगे।